वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ अर्थशास्त्र का एक पेपर है जो दिसंबर 2018 में हुआ है। उस पेपर को उसके लगभग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, असममित सूचनाओं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं के साथ बाजारों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो असममित सूचनाएं होती हैं, अपूर्ण सूचनाएं होती हैं, उसके बारे में जैसे आपने लेमन थ्योरी देखी होगी, तो ये जो विचार हैं उसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? J.A. अकरलोफ को। करेक्ट आंसर इसमें हमारा है ऑप्शन सी। अगला है, मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखिक आपूर्ति वक्र की कीमत लोच। ठीक है, हमारा जो सप्लाई कर्व है अगर वो मूल बिंदु यहाँ से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में जो इलास्टिसिटी होती है, कीमत लोच होती हैं, वो किसके बराबर होती हैं? 1 के बराबर होती है। यूनिटरी हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर जो पूर्ति वक्र हैं वो ओ वाई अक्ष से अगर प्रारंभ होता है तो ऐसी स्थिति में जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1 हम कह सकते हैं, इकाई से अधिक होगी। और अगर सप्लाई करो जो पूर्ति वक्र हैं अगर वो ओ एक्स अक्ष से प्रारंभ होता है तो इस स्थिति में पूर्ति की लोच क्या होती हैं? इकाई से कम होती हैं, लेस देन 1 होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी फर्म की औसत स्थिर लागत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो औसत स्थिर लागत होती हैं एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको हम कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जो आउटपुट की यूनिट है उसका हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, जो कुल स्थिर लागत है टीएफसी वो हमेशा क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। और जब टीएफसी जो स्थिर है उसमें अगर हम उत्पादन की बढ़ती हुई इकाइयों का भाग देंगे तो एएफसी हमेशा क्या होती हैं? घटती हुई आएगी। और इसलिए हमारा जो एएफसी वक्र है उसका ढाल कैसा बनेगा? ऋणात्मक ढाल बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कर्व होता है। तो इसके बारे में हमको दे रखा है कि इसका ढाल सदैव ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ये कथन जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ऋणात्मक होता है। इसका ढाल सदैव इकाई से अधिक होता है, नहीं, ये गलत लग रहा है। इसका ढाल सदैव इकाई के बराबर होता है, ये भी गलत है। ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो पहला कथन हमारा सही है। और फिर उत्पादन के संबंध में लोच इकाई के बराबर होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आकार हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन के संबंध में जो लोच है वो कैसी है? इकाई के बराबर। तो यहाँ पे पहला और चौथा कथन हमारा सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यह धारणा कि निजी क्षेत्र द्वारा महंगे नए ज्ञान की कम आपूर्ति की जाएगी, सप्लाई जो है वो क्या होगी? कम होगी। नए ज्ञान की आवश्यक विशेषता इस पे आधारित हैं। तो जो नया ज्ञान है वो एक तरह से क्या है? गैर प्रतिस्पर्धी है, गैर अपवर्जनीय है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जैसे मैं आपको कोई नोट्स देता हूँ और उसका नोट्स की मैंने आपको पीडीएफ सेंड की और उसके मैंने आपसे चार्ज ले लिए 100 रुपये, लेकिन उस पीडीएफ को आपने एक तरह से क्या किया? अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप में उसमें शेयर कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? जिनको आपने शेयर कर दिया वो अब मेरे से परचेज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो हमारी विशेषताएं हैं वो कैसी हैं? गैर प्रतिस्पर्धी हैं, गैर अपवर्जनीय। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्थिर प्रतिस्थापन लोच CES जो प्रोडक्शन फंक्शन है CES, उत्पादन फलन के संदर्भ में यदि प्रतिस्थापन प्राचल हमारा ये P या इसको हम बोलते हैं क्या? एक तरह से रो बोलते हैं। ठीक है, रो बोलते हैं इसको। तो इसका मान हमको कितना दे रखा है? -1 दे रखा है। तो प्रतिस्थापन की लोच
सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी क्या होगी ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/1 माइनस प्लस क्रो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिस्थापन प्राचल हैं P या जिसको हम क्या बोलते हैं रो बोलते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस देखिए जब रो का मान हमारे पास में क्या है माइनस में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए रो का जो मान है वो हमको माइनस में दे रखा है, इसलिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/1 प्लस रो। ठीक है, अगर यहाँ पे मान हमको +1 दे रखा होता तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता 1/1 माइनस रो हो जाता। तो देखिए रो का मान हमारे यहाँ पे कितना है -1 दे रखा है, तो देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 1/1 माइनस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे जो रो की वैल्यू है वो कितनी है -1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 1/0 और 0 का अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में तो हमेशा कितना आता है इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अनंत आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला है प्रतिकूल चयन की समस्या, एडवर्स सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती हैं। तो जब हमारे पास में एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, असममित अपूर्ण सूचना होती हैं, उस समय एडवर्स सिलेक्शन की समस्या उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगत अनुपात अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जो फैक्टर रेशियो हैं वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो पहला कथन हमारा गलत है। अंततः परिवर्तनशील आगत की सीमांत और औसत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती हैं। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन वो तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये कथन भी हमारा गलत है। और फिर नेक्स्ट हमारा है निर्गत पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है इनाडा शर्तें निम्नलिखित में से किस पर लागू होती हैं। वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है सुव्यवहारित उत्पादन फलन पर इनाडा की शर्तें लागू होती हैं। ऑप्शन हमारा सी। अगला प्रश्न है प्रसामान्य लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रसामान्य लाभ या इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी फर्म को अल्पकाल में भी हो सकता है, दीर्घकाल में भी हो सकता है। अगर फर्म जैसे पूर्ण प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है, तो उनको दीर्घकाल में क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सामान्य लाभ होता है, वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में हो सकता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में हो सकता है। अगला है परेटो ऑप्टिमिलिटी के बारे में है। परेटो अनुकूलता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, परेटो अच्छा कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान पूछा हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए नहीं है। तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, वस्तु बाजार और साधन बाजार में परफेक्ट कंपटीशन होता है। सभी वस्तुओं के उत्पादन में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही लग रहा है। उपभोक्ताओं के मात्रात्मक उपयोगिता फलन है। ठीक है, ये गलत होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी, क्योंकि जो गणनावाचक विचारधारा है उसके ऊपर आधारित है आपका परेटो ऑप्टिमिलिटी। अगला प्रश्न देखिए उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन की हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो जो हमारा समोत्पत्ति वक्र होता है उसका ये जो ऋणात्मक ढाल होता है, ठीक है, ये एक तरह से किसको बताता है आर्थिक क्षेत्र को बताता है।
ठीक है, ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, नेगेटिव स्लोप वाला भाग होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जो आइसोक्वांट कर्व हैं उनका नेगेटिव स्लोप वाला भाग, ऑप्शन आपका बी। सभी समोत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाला भाग एक तरह से कौन सा होता है, आर्थिक क्षेत्र। रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के बारे में है, विवेकपूर्ण प्रत्याशा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यह मानता है कि लोग सभी सूचनाओं पर विचार करके काम करते हैं। ये रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो 1970 में आई थी, लुकास की हैं, तो बिल्कुल सही हैं। यह मानना जनता द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान औसत रूप से सही होते हैं, ये भी सही हैं। इसका अर्थ है कि मांग में प्रत्याशित परिवर्तनों का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मांग में अप्रत्याशित परिवर्तनों का बेरोजगारी और कीमत स्तर दोनों पर स्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्रत्याशित परिवर्तन की बात की गई है, जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वही एक तरह से क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। तो जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा है, डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने प्रकृति को कृपणता युक्त माना है। मतलब जो प्रकृति है, भूमि है, उसमें एक तरह से कंजूसी का गुण पाया जाता है, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसा किसने बताया था, रिकार्डो का जो सिद्धांत था, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकृति ने भूमि एक तरह से क्या दी है, अच्छी भूमियाँ, जो उपजाऊपन है वो कम, अच्छी जो भूमियाँ होती हैं वो कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो एक तो रिकार्डो ने कहा था, और एक माल्थस का जो सिद्धांत है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। तो दूसरा और चौथा कथन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केन्जी मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग मानता है, नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या माना, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। मुद्रा बाजार को उन्होंने शामिल किया था, जबकि यहाँ लिखा हुआ उपेक्षा है। यह आपूर्ति निर्धारित है, सप्लाई जो है डिटरमिन है। ये तीनों कथन गलत लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नव क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार वास्तविक व्यापार चक्र जो रियल ट्रेड साइकिल थ्योरी है किसके परिणाम हैं, जब अर्थव्यवस्था में नए नए परिवर्तन होते हैं, नव परिवर्तन, और एक जो बेड वेदर होता है, ठीक है, खराब मौसम, इन दोनों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इन दोनों वजह से क्या होता है, व्यापार चक्र, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा रियल ट्रेड साइकिल थ्योरी मानती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आरेख तथा कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ओ वाई अक्ष पर बचत हैं और ओ एक्स अक्ष पे आय ली गई हैं, और यहाँ पर जो बचत है वो क्या है, ऋणात्मक हैं, और इस स्तर के बाद में बचत क्या है, धनात्मक हैं। तो ये एक तरह से किन्स की जो थ्योरी है उसके साथ में संबंधित हम कह सकते हैं किन्स का जो बचत फलन है। तो बचत आय से धनात्मक रूप से संबंधित है। देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, बचत भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, बचत जो है वो आय का धनात्मक फलन है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, बचत की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक है परंतु एक से कम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो बचत भी साथ में बढ़ रही है, इसलिए बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या आएगी, धनात्मक आएगी। लेकिन आय तेजी से बढ़ती है इसलिए क्या आएगा, इसका मान एक से कम आएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। अगला है, अन्य सभी बातों के समान होने की दशा में सरकार के खर्चे के स्तर में होने वाली वृद्धि का ISLM मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सरकारी व्यय हैं वो किसको प्रभावित करेगा, IS वक्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, सरकारी व्यय अगर बढ़ता है कम होता है तो वो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, IS वक्र पे। तो देखिए यहाँ पे आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि IS वक्र जो है वो क्या होगा, दाईं ओर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने से जो IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी परिकल्पित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद मॉनेटरी या नॉमिनल GDP हमारे पास में कितने हैं, 15% वार्षिक हैं। और सकल घरेलू अविस्फीतिक, ठीक है, जो GDP डिफ्लेटर है वो कितना है, 5% है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रियल GDP है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 15 - 5 = 10%। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, रियल GDP है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यदि जनसंख्या में 2% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि क्या होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रियल GDP है उसमें से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसको माइनस कर दीजिए। तो 10% माइनस अगर हम 2% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8%। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, किसी रेखीय समघाती कोब डगलस उत्पादन फलन, ठीक है, लीनियर होमोजीनियस कोब डगलस फंक्शन है वाली अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में पूंजी तथा श्रम का हिस्सा कितना है, 40% और 60% है। 40% हिस्सा कैपिटल का है, 60% किसका है, लेबर का है। पूंजीगत स्टॉक और श्रम शक्ति में क्रमशः 8% और 3% की वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हो रही है। यदि उत्पादन की वृद्धि दर 7% वार्षिक दर्ज की गई है तो कुल साधन उत्पादकता में वृद्धि क्या होगी। तो देखिए हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, y = a k की पावर अल्फा और l की पावर होती है बीटा। ठीक है, ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा लेबर है। लेबर को आप पहले लिखें या बाद में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें अगर हमको वृद्धि निकालनी है, उत्पादन में वृद्धि दर अगर निकालनी है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। उत्पादन में जो वृद्धि दर है वो किसके बराबर होगी, जो हमारा ये एक कांस्टेंट है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, प्लस आपका हो जाएगा अल्फ़ा, और जो पूंजी है उसमें वृद्धि दर क्या है, ठीक है, के या पूंजी की वृद्धि दर कितनी है, प्लस बीटा आपका गुणांक आ जाएगा, और जो लेबर है उसकी वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, इनसे अपन क्या कर सकते हैं, जो कुल साधन उत्पादकता की वृद्धि दर है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पादन की वृद्धि दर हमको कितनी दे रखी है, 7%। ये आपका आ जाएगा 7%। ए की वृद्धि दर हमको निकालनी है, ठीक है, कुल साधन उत्पादकता की वृद्धि दर निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा हमने किसको माना था, कैपिटल का जो शेयर है 40% है। 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 40/100, इसको हम 0.4 लिख सकते हैं। और फिर जो कैपिटल है, ठीक है, पूंजीगत स्टॉक हैं, उसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी हैं। तो 8/100 हो जाएगा, या 8/100 की जगह अपन 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 0.4 है, ये 0.8 है। प्लस लेबर जो है उसका शेयर कितना है, 60%। ठीक है, 60% का मतलब 60/100, तो ये हो जाएगा 0.6। और जो लेबर की वृद्धि दर है वो कितनी है, 3% है। ठीक है, 3% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/100, या इसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लें अगर, तो ये आपका हो जाएगा 7 = x प्लस 0.4 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3.2, प्लस 0.6 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 1.8। फिर 3.2 और 1.8 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। और 5 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 - 5 = x। तो कितना आ जाएगा, 2%। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बेंट हैंसन के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें प्रभावी मांग बढ़ाने के साधन के रूप में माना जाता है।
इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो कब बढ़ सकती हैं, जब गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़े, ठीक है, जनसंख्या बढ़े उस वजह से। तो ये दोनों कारण इन्होंने बताए हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। तो मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं वो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम के साथ में संबंधित होना चाहिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा 2। फिर जोसेफ शुम्पीटर, ये होना चाहिए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। फिर कार्ल मार्क्स, ये बहुत सिंपल हैं, दास कैपिटल जो हैं 1, ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3 का क्रम देख लीजिए आप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पर केंजी और मुद्रावादी मोनेटरिस्ट और जो किन्स हैं दोनों सहमत थे। तो उन्होंने क्या माना था कि जो मुद्रा की मांग होती हैं वो ब्याज की दर के साथ में संबंधित होती हैं, दोनों ने माना था, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है नकद शेष उपागम, कैश बैलेंस थ्योरी जो है मुद्रा की मांग की रोज इसमें कितनी मानी गई हैं, 1 के बराबर, ठीक है, ये ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर भी इसको आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा ऋण लेने के उपकरण के रूप में कार्य करता है। सरकार द्वारा ऋण जो है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, SLR के ऊपर, ठीक है, बैंकों का जो SLR है वो कितना है, ऑप्शन आपका 4। निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो सकती है। जनरल प्राइस लेवल जो है वो कब बढ़ सकता है, जब अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई बढ़ जाए, और जो इफेक्टिव डिमांड है, लोगों द्वारा जो वस्तुओं की मांग की जा रही है उसके कारण हो सकता है। कुल उत्पादन स्तर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कीमतों में कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा की सिफारिश की थी, ऑप्शन बी, R.H. खान समिति। नेक्स्ट, RBI के प्रारूप दिशा निर्देशों के अंतर्गत किसी नए बैंक के लिए लाइसेंस का आवेदन करने हेतु अपेक्षित पूंजी पर्याप्तता का अनुपात कितना है, 12%। निम्नलिखित में से कौन सा कोष सीमांत लागत आधारित उधारी MCLR का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, स्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में RBI को सम्मत करना, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। सबसे पहले हमको दे रखा है N = PK, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो मार्शल का है, सॉरी किन्स का होना चाहिए, सबसे पहला जो किन्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सबसे पहला आना चाहिए 2। फिर M = PKT, ये आपका रॉबर्टसन का है। फिर P = KR/M, ठीक है, यहाँ पे रियल इनकम को लिया गया है, तो जो वास्तविक आय है उसको शामिल किया था पिगू ने, 12413, 2413, ठीक है, ये ऑप्शन आपका 2413। अगला है बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन। यह कथन निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पे आधारित है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे आधारित है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी वास है,
ये मिल्टन फ्रीडमैन का होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पिकोक वाइजमैन परिकल्पना का भाग नहीं है? पिकोक वाइजमैन परिकल्पना, जिसमें हमने पढ़ा था कि सरकार का जब व्यय बढ़ता है, सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए क्या करती है? करों को बढ़ाती हैं, ऋणों में वृद्धि करती हैं। इससे विस्थापन प्रभाव होता है, संकेंद्रण प्रभाव होता है और निरीक्षण प्रभाव होता है। ठीक है, हमने 2019 का जो पेपर सोल्व किया था उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया था। कोई आयकर इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव प्रगतिशील होगा यदि, तो प्रगतिशील कर क्या होता है? आय बढ़ने के साथ में करों की दर भी बढ़ जाती हैं। उससे क्या होगा? जो मार्जिनल रेट हैं, सीमांत दर जो होती हैं, वो एवरेज जो औसत दर है उसकी तुलना में कर की क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, कर की सीमांत दर ज़्यादा होगी। ऑप्शन हमारा ए। भारत में सार्वजनिक व्यय को पूंजी तथा राजस्व में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाइड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है? ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके बदले में कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो जो सब्सिडी होती हैं वो भी एक तरह से क्या है? राजस्व व्यय है। सरकार के द्वारा जो ऋण लिए गए उन पर ब्याज का जो भुगतान किया जाता है वो भी राजस्व व्यय है। जो एम्प्लॉय को मजदूरी चुकाई जाती है, वेतन दिया जाता है, वो भी एक तरह से क्या है? राजस्व व्यय है। तो यहाँ पे तीनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका होना चाहिए 1, 2, 3, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मस्ग्रेव और थीन के कर प्रगतिशीलता के मान को सही रूप में दर्शाता है? ठीक है, 1 माइनस कर लगाने के बाद में गिनी गुणांक कितना है अपॉन 1 माइनस कर लगाने से पहले गिनी गुणांक कितना है? ऑप्शन हमारा ए। 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के अंतर्गत भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं पर 4 कर स्लैब लागू किए गए हैं। 5% हैं, 12%, 18% और 28% है। ठीक है, तो ये 4 स्लैब हमारी ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सही है? तो देखिए, जो बजट बनाया जाता है उसमें राजकोषीय घाटा लगभग जीडीपी का 3% के आसपास रखा जाता है। ठीक है, तो अनुमान के आधार पर अगर हम लगाएं यहाँ पे तो ये होना चाहिए ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.3%। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनको रिग्रेसिव प्रतिगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकम का लेवल कुछ भी हो, ये सभी पर एक समान रेट से लगाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुषंगी लाभ कर, पूंजीगत अभिलाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? तो ये सारे प्रत्यक्ष कर होने चाहिए वैसे तो। ठीक है, सभी प्रत्यक्ष कर ही। ऑप्शन हमारा डी। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप अंतर्गमन प्रभाव होगा? आधारभूत संरचना पर व्यय के वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक अगर उधार ली जाएगी जिससे भी हो सकता है पैसा आएगा हमारे पास में। वेतन और मजदूरी पर व्यय के वित्त पोषण के लिए अगर सार्वजनिक उधारी ली जाती है तो ये पैसा तो जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय की वित्त पोषण के सार्वजनिक उधारी, ये भी हो सकता है। कौशल विकास पर व्यय के लिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए 1, 3, 4। केंद्र सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखो विकास व्यय हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आपका
केंद्र द्वारा प्राइवेट स्कूलों में राज्यों को जो सब्सिडी दी जाती है वो एक तरह से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। सोशल और कम्युनिटी जो सर्विसेज होती हैं उनके एक्सपेंडिचर, ये भी आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय किया जाता है, ये भी हैं। रक्षा पर जो व्यय किया जाता है वो नहीं आएगा, ठीक है, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मूल नव क्लासिकी समृद्धि मॉडल में समृद्धि संतुलन कहाँ होता है? ग्रोथ का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा? न्यू क्लासिकल मॉडल में। तो जहाँ पे बचत और निवेश बराबर होते हैं प्रति कामगार के हिसाब से। ऑप्शन हमारा ए। शुम्पीटर के विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। उजावा प्रमेय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रति श्रमिक उत्पादन, प्रति श्रमिक उपभोग और प्रति व्यक्ति पूंजी की वृद्धि दर समान है, तीनों को समान माना गया है। उत्पादन फलन लीनियर होमोजीनियस है, रैखिक समजाती भी हैं। और जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, तकनीकी प्रगति, वो हेरोड तटस्थ हैं, हेरोड न्यूट्रल। तीनों सही लग रहे हैं, ऑप्शन आपका डी होना चाहिए इसमें। नव क्लासिकल समृद्धि मॉडल के संबंध में क्या सही है? ब्याज की दर और लाभ जो हैं वो परिवर्तनशील है, नम्य होते हैं। अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है और पूंजी और श्रम को आपस में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ऐसा माना गया है। 1, 3, 4 ऑप्शन ए आपका। तकनीकी द्वैतवाद टेक्नोलॉजिकल ड्यूल का अर्थ क्या होता है? अल्प विकसित देशों में उन्नत तथा पारंपरिक क्षेत्रों में विभिन्न जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन हमारा सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। पूंजी का जो अवशोषण क्षमता सिद्धांत है वो दिया गया है हिंगिस के द्वारा। सबसे पहले आपका आ जाएगा 4, सॉरी ये होना चाहिए कलेकी का होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका 1 आना चाहिए। तकनीकी द्वैता मॉडल जो है वो आपका हिंगिस का होना चाहिए 4। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मॉरिस डी मॉरिस का है, फिर होगा 3 और फिर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2। संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या बैलेंस ग्रोथ जो है निम्नलिखित में से किसके साथ में संबंधित हैं? तो निजी और सामाजिक लाभ में जो अंतर होता है उसको दूर करने के साथ में होना चाहिए आपका सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना चाहिए। ये होना चाहिए ऑप्शन आपका डी। TW शुल्त्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिया है। 3 अनुपात दिए हैं, शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात। ऑप्शन हमारा बी। फिर आज का जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय अर्थशास्त्री युग्म सही सुमेलित नहीं है? चाकूधार समस्या हेरोडोमर मॉडल के साथ में संबंधित है। टर्नपाइक प्रत्यय जो है वो डोर्फमैन के साथ में संबंधित हैं। सुपर मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो किन्स के साथ में संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका सी। और संचय का जो स्वर्णिम नियम है वो सबसे पहले फेलप्स ने दिया था, ये भी सही है।